ओके, अपन कल किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे थे? वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, कि भाई वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। ठीक है, वही चीज अपन इसमें देख रहे थे। ठीक है, और वही चीज अपन यहाँ देखने वाले हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। देखो, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन कौन सी थी वो आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, ताकि क्या है पूरा ना याद आ जाए, बाकी का अपन बाद में देखेंगे। वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। अब मैंने आप लोगों को यहाँ क्या बताया था? वही वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वर्म के द्वारा, यानी अर्थवर्म जितने भी होते हैं, केंचुए जो होते हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है भाई? कंपोस्ट बनाने की क्रिया को कंपोस्टिंग बोलते हैं, इधर भी अपन क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। ठीक है भाई, जो वर्म पालने की जो क्रिया उसे अपन वर्मी कल्चर वगैरह बोल सकते हैं। केंचुए द्वारा जो भी कृषि अवशिष्ट है उनको खाकर पचाकर, ठीक है, खाते हैं, पचाते हैं, और पचाने के बाद जो उनका मल निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। यानी केंचुए द्वारा कृषि अवशिष्टों को पचाकर जो खाद तैयार की जाती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं। फिर अपन ने वर्मी कंपोस्ट में कुछ चीज देखी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। देखो, फर्स्ट चीज बताई थी एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज FIM की तुलना में कितने गुना होते हैं? FIM की तुलना में 8 गुना अधिक होते हैं। किसमें होते हैं? 8 गुना अधिक होते हैं। किसमें? वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीटीज कितने गुना होते हैं? 8 गुना अधिक होते हैं। ठीक है, किसकी अपेक्षा? FIM की अपेक्षा, यानी गोबर की खाद की अपेक्षा 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज है, जो फसलों के लिए उन्नत होते हैं या उत्तम होते हैं, फसलों की वृद्धि के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपन ने क्या बोला था? जो वर्म है यानी केंचुए जो है, ये किस हार्मोन का स्रावित करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन का। किसका? ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन किस में सहायक होता है? पौधों की वृद्धि बढ़ाने में। वृद्धि बढ़ाने के साथ साथ और किस में सहायक होता है? तो प्रतिरोधक क्षमता में। किसमें? प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इन दोनों में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये आप लोगों को एक्टिनोमाइसीटी भी ज्यादा दे रहा है और ऑक्सिन भी ज्यादा दे रहा है, यानी FIM की तुलना में काफी ज्यादा फायदेमंद है। अभी जैसे वो एक पेन ड्राइव आ जाए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से किस तरह की कंपोस्ट होते हैं, किस तरह के केंचुए होते हैं, उनकी बेड किस तरह की होती है, वो सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में अपने ये 2 चीज तो अपन ने कल देखी थी। ठीक है, इन 2 चीजों के अलावा कुछ चीजें और है, वो अपन उस पर डिस्कस। किस पे डाला? ठीक है, हाँ, तो उसमें अपन और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस भी लेता हूं कि होते कैसे हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, नहीं खोल रहा, देख बस चेक करना, चेक करो आप, उसमें खोल के फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्लीज एक बार भाई। अब अपन थोड़े केंचुए की प्रकृति देख लेते हैं, केंचुए किस तरह से होते हैं, क्योंकि कंपोस्ट जो अपन तैयार कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार हो रही है? केंचुओं के द्वारा। तो अपन इसमें क्या करते हैं, थोड़े केंचुओं की प्रकृति के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं केंचुए किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्म, ठीक है, केंचुए। ठीक है, इन केंचुओं के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दुनिया में केंचुओं की कितनी स्पीसीज है? इस दुनिया में केंचुओं की कितनी स्पीसीज है? कौन 3 बोल रहा है, कौन 5 बोल रहा है? कितनी स्पीसीज है? 700 स्पीसीज है। कितनी? 700। ठीक है, 700 से ज्यादा स्पीसीज है। कितनी? 700 से ज्यादा स्पीसीज है। लेकिन सारी की सारी काम की है क्या? नहीं है। सारी की सारी क्या है? काम की नहीं है। ठीक है, कुछ स्पीसीज जैसे 293 यानी 293 स्पीसीज ही क्या है? लाभदायक है।
कितनी 293 स्पीसीज क्या है, लाभदायक है, जिसमें से भी मुख्य 3 जो अपन पढ़ते हैं एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक, इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं केचुए का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। एक नेचर तो आपने देखा ऑक्सीजन हार्मोन का स्रावित करता है, और वर्मीवॉश भी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्मीवॉश क्या है, एक तरल पदार्थ जो केचुए की खाद से प्राप्त हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके क्या है, नेचर, क्या है इसका नेचर, और नेचर के बारे में भी अपन पता कर लेते हैं, ठीक है। नेचर के बारे में भी अपन पता कर लेते हैं। तो कुछ चीजें जो माइनर ही अपन देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, केचुए है, ये क्या है, केचुए। अब अलग अलग केचुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। केचुए क्या है, अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। काफी बार आप लोगों ने बारिश के टाइम पे भी लाइटिस दूधिया कलर के केचुए देखे होंगे। हालांकि वो केचुए अपने काम के नहीं होते, ठीक है। जो अपने काम के केचुए है वो क्या होता है, डार्क रेड कलर में होते हैं, जैसा आप लोगों को यहाँ इमेज में दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ये केचुए किस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो केचुए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, केचुए को इंट्रोडक्शन में ही लिखना। मैंने जो केचुए हेडिंग डलाई ना, उसी में उसके नीचे लिखना। इनकी प्रकृति क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। क्या होते हैं, रात्रिचर। रात्रिचर यानी रात के समय एक्टिव होने वाले, ठीक है, जिसे अपन बोल सकते हैं अंधेरा प्रिय। क्या बोल सकते हैं, अंधेरा प्रिय। कैसे होते हैं, अंधेरा प्रिय होते हैं, यानी रात के समय ये क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। किस समय एक्टिव रहते हैं, रात के समय। इसीलिए अभी जैसे मैं आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट की बेडे जो बताऊंगा उसमें आप देखोगे कि सर इतना इस तरह की क्यों इन्होंने फैसिलिटी कर रखी है, उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं, अंधेरा प्रिय होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेड वगैरह अभी आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ये देखिए इनके ऊपर शेड बना रखा है। क्या बना रखी है, शेड, यानी छांव बना रखी। क्यों बना रखी, उसका कारण ये है क्योंकि देखो एक तो यहाँ चीज क्या होती है कि ये जो काम करता है, ये जो काम करता है 30% नमी, कितने पर काम करता है, 30% नमी व 30% नमी व 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एक केचुआ सबसे उन्नत खाद कब बनाएगा, क्या नेचर होना चाहिए, तब 30% नमी होनी चाहिए। जिस वातावरण में जहां आप केचुए रख रहे हो उसमें क्या है, 30% नमी होनी चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। जैसे अपने एग्रीकल्चर में सिर्फ अपने जो काम आती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षित आर्द्रता आती है। क्या आती है, अपेक्षित आर्द्रता। कहीं पे भी एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे तो अपेक्षित आर्द्रता ही काम आती है। अब अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है सर, अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस रूम के अंदर जो हवा है, इस रूम के अंदर हवा है, इस रूम के अंदर जो हवा है उसके अंदर कितनी नमी है, उसके अंदर कितनी नमी है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपेक्षित आर्द्रता बोलते हैं। तो ये अपेक्षित आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे आप बोल रहे हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या नमी कितनी होनी चाहिए वातावरण में, 30% नमी होनी चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, ठीक है। इस तापमान पर क्या है, केचुए सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर अब मैं बात करूं एक केचुआ, एक केचुआ, ठीक है, केचुआ अगर ये वातावरण उसको मिल रहा है, केचुआ 6 महीने में, कितने महीने में, 6 महीने में 250 केचुए पैदा करता है। कितना केचुए पैदा करता है, 250 कोकून, कोकून यानी केचुए, ठीक है। कोकून के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कोकून बोल रहे हैं। और कितने कोकून दे रहा है, यानी 250 केचुए तैयार कर लेता है। एक केचुआ 6 महीने में 250 केचुए तैयार कर रहा है। एक केचुआ 6 महीने में कितने केचुए दे रहा है, 250। कब देगा, जब ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, 30% नमी मिलेगी और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी तापमान होगा, तब ये कंडीशन में ये क्रिएट करेगा। इसमें तो अपना कोई दिक्कत है ही नहीं है, यहां तक तो अपन देख लेंगे। फिर अपन देखते हैं कंपोस्ट के बारे में। जब अपन वर्मी कंपोस्ट बनाने की वीडियो से पहले अपन थोड़ा क्या तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है, सर्वाधिक सक्रिय रहता है। इस तापमान पर क्या है, सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नाइट्रोजन एनपीके की मात्रा कितनी होती है भाई। वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट में एनपीके कितना होता है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एनपीके कितना होता है वर्मी कंपोस्ट में,
वर्मी कंपोस्ट। एनपीके कितना होता है किसको पता है? एनपीके कितना होता है? एनपीके, हाँ एनपीके कितना होता है वर्मी कंपोस्ट में? तो एनपीके होता है देखो 2.5, 2.5, 1.5 और 1। ये इसमें क्या रहता है? एनपीके का रेशियो रहता है। यानी 2.5% तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, 1.5% क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, और 1% क्या होता है? पोटास होता है। ठीक है, ये इसका क्या रहता है? रेशियो रहता है। यानी 2.5, 1.5 और 1। 2.5% क्या है? नाइट्रोजन, 1.5% क्या है? फॉस्फोरस, और 1% क्या है? पोटास। ये इसका एनपीके रेशियो रहता है। केचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट का क्या रेशियो रहता है? तो ये कॉमनली इसका क्या रहता है? रेशियो रहता है। फिर देखो वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना टाइम लगता है? ये केंचुए कितने समय में खाद तैयार कर लेते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट बनने में 2 माह का समय लगता है। कितने माह का? कंपोस्ट बनने में, वर्मी कंपोस्ट बनने में, वर्मी कंपोस्ट बनने में 2 माह का समय लगता है। कितने माह का? 2 माह। ठीक है, बनने में 2 माह का समय लगता है। और प्रयोग कब करना है? वही जब आप FIM वगैरह यूज करें उसी तरीके से आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्क कितना आ गया? इसकी मात्रा पे लेकर। किस पे आ गया? मात्रा। भाई कितना वर्मी कंपोस्ट अपने को डालना चाहिए खेत में? तो मात्रा देखें, 5 किलो प्रति पौधा, 5 किलो प्रति पौधा। एक फल वृक्ष यानी फ्रूट प्लांट जो होता है, फ्रूट प्लांट यानी एक फल वृक्ष है, उसमें 5 किलो प्रति पौधा आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा। 5 से 6 टन। ठीक है, 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट अपन देते हैं सामान्य फसलों में। किसमें देते हैं? सामान्य फसलों में। इसी के साथ 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर अपन सब्जियों में डालते हैं। क्या डालते हैं? वर्मी कंपोस्ट सब्जियों में। ये इसकी कॉमन मात्रा हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? इसकी कॉमन मात्रा हो जाती है। अब करें केंचुए के प्रकार। देखें केंचुए कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं। केंचुए की वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज है? 700 प्लस स्पीसीज है, जिसमें से 293 स्पीसीज यूजेबल है। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके कितना होता है? 2.5, 1.5 और 1, यानी 25, 15, 1। 25, 15, 1। क्या बोलोगे? 25, 15, 1। इजिली याद हो जाएगा। 25, 15, 1। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके कितना होता है? 25, 15, 1। कितना होता है? हाँ, 700+। ये 700 प्लस स्पीसीज है। टोटल कितनी स्पीसीज है केंचुए की? तो 700 प्लस स्पीसीज है। कितनी है? हाँ लिख लो ना भाई। विश्व के अंदर कितनी केंचुए की प्रजातियां है? तो 700 प्लस प्रजातियां। कितनी प्रजातियां? 700 प्लस प्रजातियां। कितनी है? 700 प्लस प्रजातियां है। उसमें से 293 प्रजाति। कितनी प्रजाति? 293 प्रजाति लाभदायक है। कितनी प्रजातियां लाभदायक है? 293 प्रजातियां लाभदायक है। इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट में एनपीके कितना होता है? तो 25, 15, 1, यानी पॉइंट आप लोगों को बीच में लगाना है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करते कि 25% होता है, 2.5% होता है। वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है? तो 2 माह का समय लगता है। अब इसके बाद आप अपन बात करेंगे केंचुए के प्रकार के बारे में। ये तो क्या होगी? मात्रा हो गई भाई। 5 किलो प्रति पौधा आप लोग देंगे। ठीक है, सामान्य फसलों में कितना देंगे? 5 से 6, और 6 से 7 आप किस में दोगे? सब्जियों में। इसके अलावा देखो कुछ चीजें, ये तो आपके केंचुए की प्रकृति हो गई। केंचुए रात्रिचर होते हैं, अंधकार प्रिय होते हैं, 30% नमी और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एक केंचुआ 6 माह में 250 केंचुए पैदा कर देता है। अब अपन बात करते हैं केंचुए के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? केंचुए के प्रकार।
प्रकार। हेडिंग क्या डालोगे? केंचुओं के प्रकार। तो देखिए केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के केंचुए होते हैं। भाई प्रकार पूछा मैंने, क्या पूछा? प्रकार। मैंने यूं नहीं बोला कि स्पीसीज कितनी है, स्पीसीज के ऊपर बात नहीं की थी मैंने, किसके ऊपर बात की थी? प्रकार के ऊपर। तो केंचुए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला जो प्रकार अपन ले रहे हैं एपिजिक प्रकार ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? एपिजिक। एपिजिक प्रकार। एपिजिक प्रकार के जो केंचुए होते हैं, ठीक है, एपिजिक प्रकार। तो एपिजिक प्रकार के केंचुए क्या होते हैं? प्राय भूमि में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। कहां रहते हैं? 1 मीटर की गहराई पर। मृदा में किस जगह रहते हैं? मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। केंचुए कहां रहते हैं? तो मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। ठीक है, एपीजी केंचुए कहां रहते हैं? मृदा में 1 मीटर की। भाई बच्चों जैसे क्या करता है यार, ये कोई पहली कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। ठीक है, बच्चों जैसी नादान हरकतें यार ये। सर चिमटी काट रहा है, ये टेबल को धक्का मार रहा है। 11 मतलब ये कहते हैं ना बच्चे जो कच्ची पहली पक्की पहली 11 फर्स्ट और सेकंड में होते हैं, उस जैसी हरकतें यार ये। बचपना छोड़ो, अब तो 3rd रैंक लगी है तेरी, तू इस तरह की हरकतें कर रहा है, शर्म आने वाली बात है। ठीक है, तो एपीजिक केंचुए जो होते हैं मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। कितनी मीटर की? 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। और ये जो केंचुए होते हैं, इस प्रकार के जो केंचुए होते हैं, ये 90% तक क्या खाते हैं? कृषि अवशिष्ट खाते हैं। क्या खाते हैं? कृषि अवशिष्ट। ठीक है, 90% तक क्या खा रहे हैं? कृषि अवशिष्ट खा रहे हैं। यानी आप लोग अगर चारा डाल रहे तो चारा खाएंगे, ठीक है, गोबर यूज कर रहे तो गोबर खाएंगे, या फिर इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक मैटर आप लोगों ने यूज करे उसमें से 90% तो ये क्या खाते हैं? कृषि अवशिष्ट खाते हैं। और 10% क्या खाते हैं? 10% खाते हैं ये मिट्टी। ठीक है, 10% क्या खाते हैं? मृदा खाते हैं। ठीक है, यानी अपने काम के हैं, यानी क्या है? अपने काम के। अपन भी क्या चाहते हैं कि अपना कृषि अवशिष्ट ज्यादा खाए। अपन भी क्या चाहते हैं कि अपना कृषि अवशिष्ट ज्यादा खाए। अब जब वो कृषि अवशिष्ट ज्यादा खाएगा तो क्या करेगा? पचाएगा भी है, और पचाने के बाद अच्छा खासा निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कृषि अवशिष्ट ये ज्यादा खाते हैं। बाकी दूसरे तरह के जो केंचुए होते हैं कहते हैं मिट्टी ज्यादा खाते हैं, और मिट्टी खाने के बाद तो जहर में बदलता है, अपने काम का कोई चीज है ही नहीं। जब कृषि अवशिष्ट ज्यादा खाएगा, अच्छा खासा पचाएगा, तो खाद भी अच्छी निकालेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एपीजिक जो टाइप के केंचुए है ये कम गहराई पर रहते हैं, मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। सेकंड चीज क्या है कि इस तरह से ये ऊपर तैरते हुए रहते हैं। 1 मीटर की गहराई, यानी ये जो आप लोगों को इमेज दिख रही है ना, इसमें इस तरह से ये ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब काफी बार इनको सांप समझ बैठते हैं अपन गलती से। ठीक है, सांप नहीं होते, केंचुए होते हैं। दिख रहे हैं अट्रैक्टिव। और खाद भी आप लोग देख सकते हैं, खाद भी आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ चाय की पत्ती की तरह, चाय की पत्ती की तरह, तो इस खाद को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह की खाद होती है। और मैं इसके इमेजेस दिखाऊं आप लोगों को। ये तो इसकी बेड्स हो गई, अपने पहले भी देखा था। ये देखिए इसके अंदर कितनी प्यारी खाद दिख रही है, दिख रही है ना? ये क्या है? केंचुए की खाद है। क्या है? केंचुए की। ये बंदा क्या कर रहा है? इस खाद को हल्का सा ऊपर से पलट रहा है। या फिर केंचुए जब कलेक्ट करता है, अपन खाद जब पूरी परिपक्व हो जाती है तब अपन क्या करते हैं? केंचुओं को कलेक्ट करते हैं। उसके तरीके बताऊंगा किस तरह से केंचुए कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में तरीके बताऊंगा। हालांकि अभी देख लो, लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये क्या है? एक बेड है। क्या है? एक बेड है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? देखो ये वायवीय स्थिति क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वायवीय स्थिति। छोटी छोटी ईंट है। कल मैं जो बता रहा था ना कि भाई एक ईंट छोड़कर एक ईंट लगाते हैं। अब इसमें काफी जगह क्या करते हैं, जैसे ये तो बेड जमीन के ऊपर बनाई है, जैसे ऊपर वाली बेड है तो यहाँ पर क्या करेंगे? खोल रखेंगे। क्या रखेंगे? खोल। ये जो ये छोटा वाला जो क्यारे बना रखे है ना, ये वर्मी वॉश कलेक्शन के लिए ही बनाते हैं। छोटी छोटी जो क्यारियां बनाते हैं वर्मी वॉश कलेक्शन के लिए। जो अपनी बेड है, इस बेड में क्या करेंगे? यहाँ एक छोटी सी टूटी टाइप का नलकी लगाएंगे। अब इसको बाहर निकाल देंगे पाइप को। केंचुए और खाद तो इससे छोटी पाइप से बाहर आने से आएगा क्या? जो लिक्विड होगा, पानी होगा, वो इससे बाहर निकलता रहेगा और ज्यादा नमी भी नहीं बनेगी।
कोई ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा नमी बनती है, तो ज्यादा नमी भी नहीं बनेगी, इस तरह की एक बेड होती है, उसमें अपन काम करते हैं। ठीक है, इसमें अपन बाद में और कर लेंगे, पहले अभी इसका देखते हैं। तो केचुए के 10% मृदा खाता है और 90% क्या खाता है, कृषि अवशिष्ट खाता है। भारत में जो खाद बनाने में प्रयुक्त केचुए होते हैं ये एपीजिक तरह के ही होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इसी प्रकार के केचुए, इसी प्रकार के केचुए, प्रकार के केचुए भारत में कंपोस्ट बनाने में प्रयुक्त होते हैं। भारत में कंपोस्ट बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यानी भारत में किस तरह के केचुए प्रयोग किए जाते हैं, तो एपीजिक तरह के केचुए प्रयोग किए जाते हैं। अब कौन कौन से एपीजिक केचुए, ये तो आप लोग जब एग्जाम्पल देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। जैसे सबसे पहली स्पीसीज में लिख रहा हूं आइसिनिया फोइटिडा, क्या लिख रहा हूं, आइसिनिया फोइटिडा। ठीक है, इसके अलावा एक होती है यूट्रिलस यूजीनी, कौन सी है, यूट्रिलस यूजीनी। ठीक है, फेरेटिमा पोस्टमा या फेरेटिमा इलोंगेटा, फेरेटिमा इलोंगेटा। ठीक है, फेरेटिमा इलोंगेटा। ये कुछ स्पीसीज मैंने यहां लिखी, 3-4 स्पीसीज मैंने लिखी, और भी होती है जैसे अपन बात करें। ठीक है, पेरेनिप्स ओवर्सिकोली होती है, पेरेनिप्स और ओवर्सिकोली वगैरह है, ये अपना माइनर है, अपने काम की है नहीं। आपने जो सबसे ज्यादा है वो आइसिनिया फोइटिडा, कौन सी है, आइसिनिया फोइटिडा, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, आइसिनिया फोइटिडा यूज की जाती है। कौन सी की जाती है, आइसिनिया फोइटिडा। यूट्रिलस यूजीनी, ये सारी प्रजातियां हैं, ये एपीजिक तरह के केचुओं की प्रजातियां हैं। एपीजिक जो केचुए भारत में सर्वाधिक यूज करते हैं उनकी कौन कौन सी प्रजातियां, आइसिनिया फोइटिडा जो राजस्थान में सर्वाधिक यूज की जाती है, यूट्रिलस यूजीनी भारत में सर्वाधिक यूज की जाती है। आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक कौन से केचुए के प्रकृति यूज की जाती है, तो यूट्रिलस यूजीनी। अगर पूछ ले राजस्थान में कौन सी करते हैं, तो राजस्थान में आइसिनिया फोइटिडा करते हैं। और ये जो इमेजेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये आइसिनिया फोइटिडा के हैं, किसके हैं, आइसिनिया फोइटिडा के। आइसिनिया जो फोइटिडा होता है वो क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है, डार्क रेड कलर का, और छोटा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। तो आइसिनिया फोइटिडा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, आइसिनिया फोइटिडा केचुए हैं जो मृदा की ऊपरी सतह पर रहते हैं। इसके अलावा ये 3 स्पीसीज अपन ने यहाँ देखी, कौन कौन सी, आइसिनिया फोइटिडा, यूट्रिलस यूजीनी और फेरेटिमा इलोंगेटा। ये तीनों स्पीसीज भारत में मोस्टली यूज करते हैं, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, एपीजिक केचुए में आते हैं। तो एपीजिक केचुओं की क्या विशेषता है भाई, एपीजिक जो केचुए होते हैं यो मृदा की 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं, मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं। दूसरा इनका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई 90% तो कृषि अवशिष्ट खाना और 1% क्या खाना, मृदा। ठीक है, तो जो अपने कृषि अवशिष्ट ज्यादा खाते हैं वही अपने काम के हैं। तो और भारत में जो अपन कंपोस्ट बनाने में यूज करते हैं वो मुख्यतः कौन से केचुए आते हैं, एपीजिक केचुए ही आते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रजातियां हैं एपीजिक केचुओं में, कौन कौन सी, जैसे आइसिनिया फोइटिडा, यूट्रिलस यूजीनी और फेरेटिमा इलोंगेटा। इसके अलावा जो दूसरे तरह के केचुए आते हैं वो कौन सा आते हैं, दूसरे तरह के जो केचुए आते हैं वो कौन सा आता है, इंडोजिक। कौन से, इंडोजिक। अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंडो यानी अंदर, इंडो यानी अंदर। और ये जो केचुए होते हैं क्या होते हैं, 3 मीटर से भी अधिक, 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं। कितने मीटर की, 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं, गहराई पर रहते हैं। ठीक है, 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं। अब ये 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं और खाते क्या है, 90% तो खाते हैं मृदा, 90% क्या खाते हैं, मृदा, और 10% क्या खाते हैं, कृषि अवशिष्ट। क्या खाते हैं, कृषि अवशिष्ट। तो अपने काम के है क्या, ठीक है, क्योंकि खा क्या रहे, सारे की सारी मृदा खा रहे हैं, तो अपने कोई काम का नहीं है। इस तरह से एक और प्रकार का होता है डायोजिक। कौन सा होता है, डायोजिक।
डायोजिक। अब डायोजिक केंचुए देखना, डायोजिक केंचुए जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं। कितने मीटर की गहराई पर? 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं। और ये क्या है, एपिजिक, एपिजिक प्लस इंडोजिक, दोनों का मिला जुला रूप है। दोनों का क्या है, दोनों का मिला जुला, दोनों का मिला जुला। या फिर अपन यूं कह सकें, ये दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, या इस स्पीसीज के अंदर इन दोनों के गुण ही इसके अंदर पाए जाते हैं। 1 मीटर तक की गहराई, ये 1 से 3 मीटर तक की गहराई पर रहता है। और जो डायोजिक केंचुए हैं, ये डायोजिक केंचुए को अपन यूं बोल सकते हैं कि मतलब एपीजिक के गुण भी पाए जाते हैं इनके अंदर, और इंडोजिक के गुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एपीजिक और इंडोजिक दोनों के ही मिले जुले रूप होते हैं। इसके अलावा देखो, अब इसके अंदर अपन इनको निकालते कैसे, जैसे आपकी 2 महीने में केंचुए की खाद तैयार हो गई, अब 2 महीने बाद अपन इनको अलग कैसे करें, 2 महीने बाद अपन इनको अलग कैसे करें? तो अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं अपने पास, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये इसके ऊपर ताप बोरी वगैरह बिछा रखी है क्योंकि नमी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को अलग कैसे करते हैं उसके ऊपर थोड़ी बता देता हूँ, यहाँ तक खत्म हो जाता है। आप क्या करोगे, सबसे कुछ कॉमन मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो मेथड होता है जो छलनी होती है ना, छलनी, ठीक है, उसमें डालकर आप छान लो, खाद नीचे आ जाएगी, केंचुए ऊपर रह जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो केंचुए आप अलग करते हैं, जब आपकी खाद बन जाती है, भाई खाद बन गई तो केंचुए वहां से निकालना पड़ेगा और दूसरी जगह डालना पड़ेगा। तो यहां पर जब अपन छलनी का यूज करते हैं, छलनी समझ गए, वो जो रेत वगैरह चालने में काम लेते हैं, उस तरह की छलनी होती है जिसे आप क्या करते हैं, चालते हो उसको, तो छानने में जो कंपोस्ट है वो तो नीचे निकल जाती है, केंचुए ऊपर बच जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप छलनी से उसको छानते हैं ना, छलनी से आप उसको, हाँ बड़ी वाली छलनी, छोटी वाली नहीं, वो अपन यूं मैदे छालने वाली या आटा चालने वाली वो छलनी की बात नहीं कर रहा, बड़ी जो रेत वगैरह चालने की आती है ना, उस तरह की बात कर रहा हूं। उसके अंदर भाई कंपोस्ट जो होती है, वर्मी कंपोस्ट, तो नीचे निकल जाएगी। केंचुए बड़े रहते हैं तो उसकी जो छेद होते हैं उसमें घुस नहीं पाते और वो ऊपर रह जाते हैं, लेकिन नुकसानदायक होती है इसलिए क्योंकि जब आप उसको घुमाते हैं तो क्या है, केंचुओं पर जो लोहे की धारियां होती है वो लगती है और केंचुए मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है और केंचुए काफी सारी कंडीशन में मर जाते हैं। सेकंड जो तरीका आता है वो क्या करोगे, आप छोटे छोटे ढेर बनाओगे कंपोस्ट के, क्या करोगे, भूमि के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ढेर बनाओगे। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, जैसे ऊपर से सूख गया तो केंचुए क्या करेंगे, नमी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 30% नमी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, नमी की तरफ जाते हैं। तो आज जैसे जैसे आप इसको क्या करोगे, जैसे ये ऊपर की परत सूखी, आप इस पे थोड़ा सा और ऊपर उठा दोगे, आइट साइड से लेकर अपन इसे ऊपर उठाएंगे। अब जैसे जैसे आप ऊपर उठाओगे सूखता जाएगा, वो क्या करेंगे, एक जगह नीचे चले जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, बाकी सारी खाद को निकाल लोगे और बीच में जो बचा हुआ है वो आप अलग कर लोगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, धूप की वजह से केंचुए काफी मरने की संभावना हो जाती है। हालांकि किस तरह से केंचुए अलग करें ये अपने कोई काम का नहीं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेकंड चीज, थर्ड चीज जो होती है वो होती है कि जैसे आपकी ये क्या है, बेड है, ये क्या है, बेड है। इस बेड के अंदर आप लोगों ने क्या डाल रखा, कंपोस्ट डाल रखा है। क्या डाल रखा है, कंपोस्ट। ये आपका पूरा क्या है, कंपोस्ट है, ठीक है, इस बेड में पूरा कंपोस्ट है। अब आप क्या करेंगे, केंचुए हमेशा किस तरफ जाएंगे, जहां पर उसको कच्चा पदार्थ मिलेगा या खाने का कुछ पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, खाने का कुछ पदार्थ मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, खाद बन गई है तो वो जो मल निकाला उसको तो वापस खाने से रहा, उसको तो वापस खाने से रहा। अब जाएगा कहाँ, जहां उसको नया कुछ खाने को मिलेगा। तो आप क्या करोगे कि यहां से थोड़ी सी खाद रिमूव करोगे और इस खाद जहां से रिमूव की है या फिर जहां से आप लोगों ने खाद हटाई है, उस खाद की जगह क्या करोगे, नया गोबर भर दोगे। क्या करोगे, नया गोबर भर दोगे, ठीक है। अब नया जब आप लोगों ने गोबर भरा तो ये क्या, केंचुए क्या करेंगे कि इधर से निकलेंगे और सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इस नए गोबर में आ जाएंगे। और फिर आप क्या करोगे, इस नए गोबर को ही वहां से निकाल कर दूसरी जगह रख दोगे। इससे आपका क्या है, केंचुओं का सेपरेशन आराम से हो जाता है। इससे आपका केंचुओं का सेपरेशन आराम से हो जाता है। भाई एक भी केंचुआ नहीं मरा, आपकी खाद भी डैमेज नहीं रही, फिर भी बाई चांस कोई एक आध केंचुआ रह जाता है, तब अपन वो खाद कलेक्ट करते टाइम उसको अलग कर सकते हैं। बाकी ये मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप किस तरह से केंचुओं को सेपरेट करते हैं। तो केंचुओं को सेपरेट अपन छलनी से करते हैं, लेकिन हार्मफुल होता है क्योंकि लोहे की जब ब्लेड्स होती है तो वो उसके ऊपर लगती है तो मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है और काफी बार घिसते भी है वो, तो मर जाते हैं और नाजुक जीव होता है।
सेकंड चीज होती है कि आप ढेर लगा कर सकते हो, लेकिन धूप में रखोगे तो केचुए थोड़े से मरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो बेड है उसी के अंदर ही आप लोग करना है, करना कुछ भी नहीं, आपकी कंपोस्ट के बीच में एक छोटा सा गोबर का टुकड़ा और रख देना है। जैसे अपन काफी बार करते हैं ना कि खेत से दीमक पकड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, मटकी में गोबर भरा और खेत में छोटा सा खड्डा करके अपन उसके बीच में रख देते हैं, सारी की सारी दीमक उसमें घुसती है, अपन उसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो यही चीज यही होती है कि पूरा जो कंपोस्ट का जो आपका बेड है, उस बेड के अंदर क्या करोगे, एक छोटा सा गोबर का टुकड़ा या फिर थोड़ा सा गोबर उसके बीच में उतार दोगे, सारे के सारे केचुए जब उसमें आते हैं तो आप उसको क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। ये क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। वर्मी कंपोस्ट के बाद अपन देखेंगे हरी खादें। कौन सी देखेंगे, हरी खादें। तो वर्मी कंपोस्ट समझ में आया। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है भाई, केचुओं के द्वारा कृषि अवशिष्टों को पचाकर जो खाद तैयार करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी हाँ वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं भाई, बोल रहा हूँ ना 700 प्लस स्पीसीज है। पानी के अंदर बहुत सारे केचुए देखने को मिलते हैं अपने को। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बारिश के टाइम पे अपने को बहुत सारे केचुए देखने को मिलते हैं, वो अलग होते हैं, वो अपने काम की नहीं है भाई, वो सोइल के अंदर रहता है। काफी बार आप घरों के अंदर पौधा लगाने के लिए खड्डे करते हैं, घरों के अंदर पौधा लगाने के लिए खड्डे करते हैं। या फिर आप लोगों को बताऊं, जहां पर आप लोगों का बाथरूम वगैरह का पानी आता हो, जहां पर आपके घर का बाथरूम वगैरह का पानी आता, जहां पर पानी जाता है उसके आइड साइड में आप देखना कि 1-2-3 फीट का गड्ढा खोदना, वहां पर आप लोगों को काफी सारे केचुए निकल जाएंगे। लेकिन वो केचुए अपने काम के थोड़े, वो क्या करते हैं, सिर्फ मिट्टी खाते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हाँ अगर कोई केचुआ रेड, डार्क रेड कलर का दिख रहा है अपने को, किस तरह का दिख रहा है, डार्क रेड कलर का, तो आप सोच सकते हैं कि वो आप लोगों के कुछ काम का हो सकता है। ठीक है, ये तो सारी बेडें हैं, इन बेडों में तो कोई दिक्कत नहीं। कहां गया रहे, इस तरह के केचुए अपने को नहीं देखने को मिलते, देखने को मिलते ही नहीं है। अपने को देखने को मिलते हल्के दूधिया कलर के। कौन से, दूधिया कलर के, जो अपने काम के होते ही नहीं है। इसके अलावा देखो मैंने क्या बताया था कि भाई इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज होता है, कितने गुना अधिक, 8 गुना अधिक, किससे, FIM से। इसके अलावा केचुए कौन से हार्मोन का स्रावित करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का। इसी तरह से मैंने कंपोस्ट में 2 चीजें बताई थी, एक तो वर्मी वॉश बताया और एक खाद बताई। वर्मी वॉश खाद ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी तरल पदार्थ है, और खाद आप लोगों को ठोस फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, केचुओं की प्रकृति देखी। तो केचुओं की प्रकृति किस पे होती है भाई, केचुए जो होते हैं 30% नमी पर, 30% नमी में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, सर्वाधिक एक्टिव होते हैं। और केचुए जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंधेरा प्रिय होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, मोस्टली जो इनकी बेडें बनाते हैं वहां पर अपन क्या करते हैं, छांव कर देते हैं। इसके अलावा अपन इसमें और क्या देख रहे थे भाई, केचुए कितने प्रकार के होते हैं, तो केचुए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। एपिजिक जो केचुए होते हैं मृदा में 1 मीटर की गहराई पर रहते हैं और 90% कृषि अवशिष्ट खाते हैं और 10% मृदा खाते हैं। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं प्रकार के केचुओं का यूज किया जाता है। कौन कौन सी स्पीसीज है, तो आइसिनिया फोइडिडा राजस्थान में सर्वाधिक उपयोगी, यूटिलस यूजिनी भारत में सर्वाधिक उपयोगी, फेरेटिमा इलोंगेटा। ठीक है, ये 3 स्पीसीज अपन ने यहाँ देखी। इसके अलावा दूसरी जो बात की थी वो इंडोजिक की बात की थी। इंडोजिक जो केचुए होते हैं मृदा में 3 मीटर की गहराई से ज्यादा गहरे पर रहते हैं, जो अपने काम के कुछ नहीं होते, क्योंकि 90% क्या खाते हैं, वो मृदा खाते हैं और 10% कृषि अवशिष्ट खाते हैं। अब 10% खाएगा तो बेचारा थोड़ा सा निकालेगा क्या, खा तो थोड़ा सा रहा है तो क्या निकाले, तो इसलिए अपने कोई काम का नहीं होता। फिर अपन ने बात की थी डायोजिक। तो डायोजिक केचुए क्या होते हैं, दोनों का मिला जुला, कौन सा, एपिजिक और इंडोजिक दोनों का ही बीच वाला होता है, या फिर अपन इसको बीच वाला भी बोल सकते हैं कि दोनों का मिला जुला रूप होता है, जो 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कैसे अपन इसको अलग कर सकते हैं, कैसे अपन इसको अलग कर सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इनकी मात्रा कितनी लेते हैं, क्या लेते हैं, इनकी मात्रा। तो मात्रा में मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 किलो प्रति पौधा तो आप लोगों को फ्रूट प्लांट में, ठीक है, और वेजिटेबल में कितना लोगे, 6 से 7 टन लोगे प्रति हेक्टेयर, किसमें, वेजिटेबल में। कॉमन जो क्रॉप प्लांट होती है उसमें आप कितना लोगे, 5 से 6 टन लोगे। ये आप लोगों को मात्रा इसमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में कुछ पढ़ने का है नहीं, जो क्वेश्चन 1 लाइनर थे वो अपन ने सारे के सारे देखे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखें, ठीक है। मात्रा कितनी लेनी है, केचुए की प्रकृति क्या होती है, देखो रेंडमली आप लोग वापस इसको रिवाइज करते रहे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब तो खैर मैंने 2-3 बार रिपीट किया, उससे याद हो ही गया होगा। अब हालांकि मेरे को ये बताइए कि किसी को लिखना है, कुछ सारा लिखना है, जो भी लिखना हो एक बार। इंडोजिक लिखना है, लिखिए जल्दी से।
पर टाइम मत लगाना, जल्दी करना, फिर अपन इसमें दूसरी चीज तैयार करते हैं। हैं? अलचा, तो और क्या बोलते हैं? एक आधा नाम बताऊं मैं तेरे को 700 प्रजाति। अभी आइडेंटिफाई थोड़ा कर सकते हैं यार, एक ही करना। हाँ भाई, मैंने थोड़ा देखा उसको आइडेंटिफाई करूं मैं। पिंक में नहीं आते, वो दूधिया कलर के होते हैं। हाँ, काफी बार डरा भी देते हैं वो, काफी बार डरा भी देते हैं, सांप की तरह चलते रेंगते रेंगते। तो आप डूंगरपुर में स्कूल कौन सा था डूंगरपुर में? स्कूल 12th वाला स्कूल, 12th का स्कूल। आगे करूं? अपना स्कूल कौन सा था? चलिए हेडिंग डालिए, हरी खादें। हेडिंग क्या डालोगे? हरी खाद। भाई देखो, हरी खाद क्या होता है? हरी खाद होती है। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद होती है। इतने बड़े, बंदा कह रहा इतने बड़े पौधे, उसको क्या करना आपने को? काट के उसको, हाँ उसी को खा जाते हैं। हाँ? मतलब एक तो हाँ मैं समझ गया, एक तो केचुआ पचाकर निकालता है, एक तो केचुआ पचाकर निकालता है, और हरी खाद तेरे कहने का मतलब कि इंसान खा के निकालते हैं, है ना? चलो, मतलब उस बंदे ने भी तगड़ा इशारा किया कि इतने बड़े पौधे होने चाहिए। लिख लिया सब? इतने बड़े पौधे नहीं होते, अब बताता हूँ कितने बड़े पौधे होते हैं। एस्केन हो गया? फिर राजस्थान का पहला कॉलेज है, 1947 में स्टैब्लिश्ड हुआ था एस्केन। राजस्थान में पहले जब यूनिवर्सिटी थी, अभी एमएससी के लिए तो मेरा बीकानेर सिलेक्शन हुआ था, इकोनॉमिक्स में गया नहीं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग क्या डालोगे? हरी खाद, ग्रीन मेन्योर। देखो, हरी खाद होती क्या है? क्या करते हैं अपन? मृदा में जब आपको कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने हो ना, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने हेतु, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने हेतु, ठीक है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? जितनी भी आपकी लेग्यूम और नॉन लेग्यूम, जितनी आपकी लेग्यूम और नॉन लेग्यूम यानी दलहनी और अदलहनी फसलें, दलहनी और अदलहनी फसलें, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के हेतु दलहनी व अदलहनी फसलों को, दलहनी व अदलहनी फसलों को, अदलहनी फसलों को, अदलहनी फसलों को पुष्पन अवस्था पर, किस अवस्था पर? पुष्पन अवस्था पर मृदा में दबाना, मृदा में दबाना। ठीक है, पुष्पन अवस्था पर हल चलाकर मृदा में दबाना, हल चलाकर किसमें दबाना? मृदा में दबाना। जिसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद जो खाद तैयार होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? हरी खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरी खाद। अब ये पुष्पन अवस्था कब आती है? पुष्पन अवस्था
कब आती है? तो पुष्पन अवस्था आती है 40 से 45 दिन पर। कब आती है? 40 से 45 दिन पर। पुष्पन अवस्था कब आती है? 40 से 45 दिन पर। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन काफी बार पूछे, सर आप लोगों ने दलनी और अदलनी दोनों चीज लिखी, क्या लिखी है? दलनी भी लिखी है और अदलनी भी लिखी है। और मोस्टली पूछा जाता है कि हरी खाद में कौन सी फसलों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्या लिखोगे? मुख्य कौन सी फसलें लेते हैं? दलहनी फसलें लेते हैं। क्योंकि दलहनी फसलें क्यों लेते हैं? क्योंकि दलहनी फसलें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या करती है? स्थिरीकरण करती है। दलहनी फसलें क्या करती है कि भाई वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकृत करती है। इसलिए मोस्टली अपन कौन सी फसलें यूज करते हैं? दलहनी फसलें यूज करते हैं। तो दलहनी पे थोड़ा स्टार मार्क कर ले, ठीक है? मैंने यहाँ दोनों लिखा है, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो हरी खाद है क्या, ये समझ में किस किस को नहीं आया? हरी खाद क्या है इसका मतलब किसको समझ में नहीं आया? हरी खाद क्या होता है भाई? मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने हैं अपने को, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? जो भी दलहनी फसल है या फिर अदलहनी फसल है, दलहनी फसल का मतलब तो समझ गए, जैसे चवड़ा, मूंग, ग्वार, ठीक है, सनी वगैरह, जो भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी और अदलहनी फसलों को पुष्पन अवस्था पर अपन क्या करेंगे? हल चलाएंगे और खेत के अंदर दबा देंगे। अब वो जब खेत के अंदर जाएगी तो खेत के अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। खेत के अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बोले तो अपघटन। क्या होगा? अपघटन। यानी खाद किस में बदल जाएगी? कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएगी। खाद किस में बदलेगी? कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। यानी ऐसे नहीं कि आप हरी खाद बाहर निकाल के कट्टे में भर के फिर आप छिड़काव करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट आप खेत में मिला देते हैं और वहीं पे ये डिकम्पोस्ट होकर खाद में बदल जाती है। अब ये हरी खाद जो है, हरी खाद दो तरह की होती है। सर कौन कौन सी? एक तो होती है एक्स, यानी एक तो होती है इन सीटू। कौन सी होती है? इन सीटू। एक तो होती है इन सीटू, ठीक है, और एक होती है एक्स सीटू। क्या होती है? एक्स सीटू। हाँ, अब यहां पर एक्स का मतलब क्या है? एक्स वाई है, घर के बाहर की, यही होता ना कि एक घर वाली एक बाहर वाली, है ना। और फिर जूते, फिर जूते, हाँ वो देख ले, उसका एक्सपीरियंस है, वो कह रहा कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, इसे कोई फिक्स नहीं है, सर पे ही पढ़े, ठीक है। हाँ तो बंदे ने सही बोला। हाँ तो देखो अब मैं बताता हूँ, इन सीटू हरी खाद का मतलब क्या है और एक सीटू हरी खाद का मतलब क्या है। देखिए, यदि आप किसी खेत में फसल उगाते हैं, जैसा आप लोगों ने इस खेत में फसल उगाई, आपने क्या किया? इस खेत के अंदर फसल उगाई, ठीक है, और आप क्या करते? इसी खेत में हल चलाकर इसी खेत में दबा देते। जैसे जिस खेत में फसल उगा रहे हो उसी खेत में क्या करते? उस फसल को दबा देते हैं। यानी अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? जिस खेत में फसल उगाई है उसे उसी खेत में दबाना, उसे उसी खेत में दबाना क्या कहलाता है? इन सीटू हरी खाद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? इन सीटू हरी खाद कहलाता है। अब बात ये होती है एक सीटू की। किसकी बात होती है? एक सीटू। यानी आप लोगों ने इस एक खेत में आप लोगों ने फसल उगाई। क्या किया? इस खेत में आप लोगों ने फसल उगाई। कहते हैं नहीं, मुझे इस खेत में कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस खेत में कोई जरूरत नहीं है, और आप लोगों को यहाँ पर इसकी पत्तियां वगैरह हार्वेस्ट करके कहाँ लेके आ जाते हो? इस खेत में, और इस खेत में लाकर बिछा देते हो, फिर क्या करते हो? ट्रैक्टर से इस खेत में मिला देते हो। यानी जिस खेत में फसल उगाई है उस खेत से फसल को दूसरे खेत में ले जाकर दबाना, ठीक है। मृदा में दबाना, दबाने को पहले लिख लेना, मृदा में दबाना। किस में दबाना? मृदा में दबाना।
ठीक है, ये क्या होता है H2। जैसे मैं कहूं कि इस बंदे को मेरे को पीटना है, क्या करना है, पीटना है, ठीक है। एक एग्जांपल में क्या दे रहा हूं कि आपकी क्लासरूम की एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे इस बंदे से काफी खुन्नस है, आज मेरी खुन्नस निकालनी, इस छोरे को पीटना है। काफी बार आप लोग भी रणनीति बनाते हैं शाम को बैठे बैठे, ठीक है, आप लोग भी रणनीति बनाते हैं ना शाम शाम को, काफी बार चाय पे बैठते हैं, तो आज इस बंदे का इलाज करना है, आज इस बंदे का इलाज करना है। फिर कोई तीसरा बंदा आता है, वह चल छोड़ना यार क्या है, ये मैटर शांत, ठीक है। तो मेरे को इस बंदे को पीटना है, मैं अभी कहूं कि भाई इसको पीट दे, मैं क्या कहूं, इसको पीट दे, यानी मैंने इसी क्लास के बंदे को इसी क्लास के बंदे से पिटवा दिया, ठीक है। दोनों ही बंदे इसी में बैठे थे, जिसको पीटना है वो भी इसी क्लास में, पीटने वाला भी इसी का, पीटने वाला और पीटने वाला दोनों ही क्या है, इसी क्लास में, यानी एक ही खेत में इन सीटू। बंदे को पीटना है, मैं बाहर से 4-5 लड़कों को बुलाऊं कि आ जाओ भाई इलाज करके चले जाना, ठीक है, बाहर से आके इसको पीट जाए, ये क्या होगा, H2, यानी बाहर से लोग आए, तो H2 में अपन क्या करते हैं, एक खेत में तो फसल उगाते हैं, फिर उस खेत में ना दबाकर उसको क्या करते हैं, दूसरे खेत में ले जाते हैं और दूसरे खेत में दबा देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, H2 के एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, जैसे पोगेमिया, क्या होता है, पोगेमिया, ठीक है, पोगेमिया भी एक प्लांट आता है, ठीक है, इसकी पत्तियां यूज करते हैं। महुआ प्लांट देखा, महुआ, मूर्डी वगैरह, दारू वगैरह बनाने में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीम, ठीक है, नीम की पत्तियां भी अपन ऐसे ही करते हैं, नीम, ये सारे किस में आते हैं, H2 में आते हैं, किस में आते हैं, H2 में। इसके अलावा देखो एक और लिख लेना, आइपोमिया कॉर्निया, ठीक है, ये भी लिख लेना, आइपोमिया कॉर्निया, ये भी एक प्लांट है, ध्यान रखना। आइपोमिया कॉर्निया भी क्या है, एक पादप है। इन सब की क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, इन सब की क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, और पत्तियां तोड़कर कहां ले जाते हैं, दूसरे खेत में ले जाते हैं, ठीक है। इन सब की पत्तियां तोड़ते हैं और पत्तियां तोड़कर कहां ले जाते हैं, दूसरे खेत में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये H2 और इन सीटू होता है, समझ में आया। H2 का मतलब क्या होता है, बाहर से लाकर, और इन सीटू का मतलब यही का यही, कहता है ना, घर की बात घर में रह जाए तो बेटर है, घर की बात घर में रह जाए तो बेटर है। तो इन सीटू का मतलब क्या है, घर की बात घर में रखना, घर की बात घर में रखना, ठीक है। क्योंकि अपनी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे घरों की बातों को बाहर जाके कहना, ये मोस्ट ऑफ जो आदत होती है लेडीज की होती है ना। छोरी का सपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं, अकेली रहेगी क्लास में, मैं हूँ, ठीक है। नहीं करते आजकल, नहीं करते, समझदार जो होते हैं ना वो नहीं करते, ना समझ करती हैं। इन सीटू के तो सारी फसलें आती है, इन सीटू में तो सारी आती है, तो इन सीटू में एग्जांपल देना कोई है ही नहीं। पोगेमिया, हाँ पोगेमिया, पोगो चैनल वाला वो पोगेमिया नहीं, पोगेमिया एक प्लांट आता है, ठीक है। पोगेमिया क्या आता है, प्लांट आता है। इसके अलावा देखो कुछ फसलें मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, और उनके अपन कितनी फसलें, कौन कौन सी फसलें कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं हरी खाद के लिए प्रमुख फसलें, हेडिंग क्या डालोगे, हरी खाद के लिए मुख्य फसलें, मुख्य फसलें। अब हरी खाद के लिए मुख्य कौन कौन सी फसलें उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो सनई, किसकी बात कर रहा हूं, सनई। आपको पता है सनई सबसे अच्छी हरी खाद वाली फसल है, सबसे अच्छी हरी खाद वाली फसल, सबसे सर्वोत्तम, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम क्यों है, क्योंकि सनई जो है, ये सनई 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। यानी सनई की फसल कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो सनई की फसल 80 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कितना, 80 किलो। एक आता है ढेंचा, क्या आता है, ढेंचा, ढेंचा 20 देर बाद में देख लेंगे ढेंचा। अब ये ढेंचा क्या होता है, ढेंचा भी अच्छी फसल है, ठीक है। अगर आप लोगों को सनई ऑप्शन में नहीं दिया है तो सनई की जगह आप क्या कर सकते हैं, ढेंचा कर सकते हैं। तो सनई जो ढेंचा है, ये ढेंचा क्या है, 75 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कितना करता है, 75 केजी प्रति हेक्टेयर,
प्रति हेक्टेयर क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अब मेरे को ये बताइए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स कौन कर रहा है, सनई कर रहा है। तो सर्वोत्तम खाद कौन सी होगी, सनई की होगी। अब जब सनई ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ढेंचा। इसके अलावा देखो ग्वार, कौन सी, ग्वार। ग्वार की जो फसल है ये 50 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, कितना, 50 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करती है, ठीक है। इसी तरह से अपन देखें लोबियो, लोबिया जिसे आप क्या बोलते हैं, चंवला, क्या बोलते हैं, चंवला। चंवले की फसल देखी, सफेद रंग के बीज होते हैं और ऊपर काला काला डॉट रहता है, ठीक है। ये जो चंवला है ये 45 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, कितना करती है, 45 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करती है। इस चंवले के अलावा मूंग ले लो, कितना ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, ले लो मूंग ले लो, उड़द ले लो, ये सब कितना देगी, 45 किलो ही देगी, कितना देगी, 45 किलो। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो बीज दर की भी कह रहे थे तो देख लो, ये जो सनई है, सनई की जो बीज दर लेते हैं कितनी लेते हैं, हरी खाद के लिए 50 से 60 किलो लेते हैं, कितनी लेते हैं, 50 से 60। सनई की जो सीड रेट लेते हैं, एसआर का मतलब सीड रेट 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं, कितना लेते हैं, 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर लेते हैं। ढेंचा की बीज दर कितनी लेते हैं, तो 60 से 80 केजी लेते हैं, कितनी लेते हैं, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं बीज दर, ऐसा, ठीक है, सीड रेट। ग्वार की अपन लेते हैं 20 से 25 केजी, कितनी लेते हैं, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं बीज दर, है ना। और चंवला वगैरह, मूंग वगैरह, इन सब की लेते हैं 40 से 45, कितनी लेते हैं, 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर। ये सब की बीज दर हो गई, ठीक है। ये बीज दर भी आप लोग थोड़ा लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बीज दर में तो 40 से 50 किलो या 40 से 50, हाँ 40 से 45 ठीक है, ठीक है। तो सनई की फसल की बीज दर कितनी लेते हैं, 50 से 60 किलो लेते हैं, लेकिन सनई नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करती है, 80 किलो करती है, कितना करती है, 80 किलो। ढेंचा की बीज दर लेते हैं 60 से 80 किलो और नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करती है, 75 किलो, ठीक है। बीज दर भी ज्यादा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कम, उधर बीज दर कम और नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा। इसके अलावा ग्वार 20 से 25 किलो ही लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कितना देती है, 50। चंवला, लोबियो, मूंग, उड़द, ये सब की बीज दर अपन 40 से 45 लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कितना करती है, 45 किलो करती है। तो ये क्या होती है, अपनी हरी खादों के बारे में कंप्लीट होता है। कंप्लीट हरी खादें, ठीक है, ठीक है। बाकी का अपन कल करते हैं। कल एक ही पॉइंट बचा है अपने इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों ने जैव उर्वरक पढ़ लिया है, ठीक है। तो जैव उर्वरक बार बार पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, पढ़ लिया जैव उर्वरक, ठीक है। इसके अलावा अपनी क्या बच गई, खलियां बच गई, क्या बच गई, खलियां। कौन सी खाद्य खलियां और कौन सी अखाद्य खलियां, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग इन्फॉर्म करवा देना। थैंक यू सो मच।